सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हमरा गजा जंग बंदी मंसूबे के 20 निकात का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम अमन के तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने मुस्लिम दुनिया की शमूलियत को सराहा और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और पाकिस्तान जैसे ममालिक का अमन के सफ़र में बुनियादी किरदार करार दिया। सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 100% हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मुजवज़ा मंसूबे के तहत हमास से 72 घंटों में हॉस्टेजेस की रिहाई का मुतालबा किया गया है, जबकि गजा को गैर मुसल्लह करने और इसराइली अफवाज के इनकलाब भी मुआहदे का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब हमास ने मोहतात रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो मंसूबे का मुताला करेगी, ताहम कई हल्के अब भी मुआहदे पर खदशात और अमली नफाज पर सवाल उठा रहे हैं। अब क्या ये मंसूबा वाकई मशरिक़ वस्ता में अब्दी अमन की बुनियाद बनेगा या एक और अधूरा वादा बनकर नए तनाज़ात का दरवाज़ा खोलेगा? किस जानिब ये मामला जाएंगे, इसको किस तरह से हमारे एनालिस्ट इसका एनालिसिस करेंगे? इस पर एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ, उनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट मसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और फॉर्मर एम्बेसडर एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तीनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो प्रपोज्ड गजा प्लान है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये किस हद तक आपको डुएबल लग रहा है, और सीज़ फायर आप समझते हैं कि कामयाबी से हो जाएगी? इस पर हमास जो दूसरी पार्टी है वो मान जाएगी, और क्या मामला होंगे? इसमें इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर अब आ गए हैं। पूरा अरब ममालिक के चीदा सबसे अहम ममालिक इसमें शामिल हैं। मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक पाकिस्तान सर फहरिस्त, तुर्किया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये इसमें शामिल है। तो लिहाजा इन्होंने इस मामले में, क्योंकि स्टेक होल्डर बन गए हैं और इनकी जानिब से ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा जाएगा। ये तो रही पहली बात। इसके दो तनाजुर हैं। पहला तनाजुर इसका ये है कि अगर इसको इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो जाहिर है कि उसके मुताबिक ये 20 नुकाती पीस प्लान नहीं ठीक है, इसलिए कि इसमें बताया गया है कि हमास को बिल्कुल डिसआर्म किया जाएगा। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमास से थोड़ी सी खता हो गई थी, उस खता को भी डिबेट किया जा सकता है। और उसके बाद जो जुल्म और तादी, जबर और सितम उस पर ढाया गया पूरे स्ट्रिप पर, पूरे गाजा स्ट्रिप पर, वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बता ही दिया कि वो जेनोसाइड, हम तो कह ही रहे हैं शुरू से, लेकिन अब उस पर मोहर भी लग गई है जेनोसाइड की, और वारंट अभी तक विड्रा नहीं हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो ये इंटरनेशनल लॉस की इसलिए भी धज्जियां हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि गोलान हाइट को देखिए मैंने आपको वापस दिया, जबकि इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 कहता है कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसी तरह यरूशलेम में जब अपना कैपिटल 2017-18 में जब उन्होंने आने के बाद अनाउंस किया था, 19 में शिफ्ट कर दिया था, तो वो भी इंटरनेशनल। तो बात यह है कि इंटरनेशनल लीगल तनाजुर में देखें तो जाहिर है इसमें वो उसके बरखिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर इसको मारूजाती हालात में देखें, जो कि ज़्यादा अहम है, बात यह है कि तकरीबन 65,000 से ज़्यादा, 65,500 से ज़्यादा लोग अपने शहीद हो चुके हैं। औरतें, बच्चे और फाका कशी से रोज़ाना लोग वो जहाँ बाग हो रहे हैं। और ये क्या चाहते हैं? मतलब ये कि जो ताकत का तवाज़ुन है, जो जहाज है, जो एक से एक सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एमुनेशन है, AI प्रोफाइलिंग है, चुन चुन के मारा जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है। और ये अभी से नहीं है, 1948 से इसको एक ओपन प्रिजन बनाया गया, उसके बाद इसको ओपन प्रिजन को एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया और बना दिया गया, उसके बाद स्लॉटर हाउस बना दिया गया जो दुनिया के सामने होता रहा। ठीक, मसूद साहब, आप किस तरह से सारे मामले को देख रहे हैं? ये जो प्रपोज्ड प्लान है, एक तो ये इस पे हम देख रहे हैं कि जितने भी अरब ममालिक हैं वो इसकी हिमायत करें, सपोर्ट करें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो कि मुस्लिम मुल्क है, लेकिन इसका मुनसिफाना हल और परमानेंट सोल्यूशन आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि एक रोड मैप दिया गया है और जिसमें एक स्टार्ट, एक बिगिनिंग इसमें है। कुछ लोगों को यही मानना है कि मुनसिफाना नहीं है, लेकिन ये भी है कि फातह के मुताबिक, जो इजराइल अपना वो कहता है, उसकी डिक्टेशन भी इसमें शामिल नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं काबिल अमल है, एक ऐसा है जो सफरिंग जो है, जो एट्रॉसिटीज है, जो किलिंग्स है, जो खवातीन और बच्चों के साथ हो रहा है, वो रिड्यूस हो जाएंगी और इसके बाद बातचीत आगे जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, मुस्लिम कंट्रीज से इसमें इंस्ट्रूमेंटल है, जिस तरह आपने जिक्र किया, और पाकिस्तान का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है। और उन्होंने खुद मेंशन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल को, कि उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है। और फिर देखें कि ये तो स्टार्ट हुआ था जब फील्ड मार्शल पहली दफा मिले थे जून में, तो उस वक्त भी उन्होंने इस पर बात की थी। और पाकिस्तान के देखने की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर सामने आए, एक गारंटर ऑफ पीस के तौर पर पाकिस्तान सामने आया। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है। एहतशाम साहब, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करेंगे? और इसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी एक एलिमेंट पाया जाता है कि आगे चल के, क्योंकि इजराइल ने अपना एक जो अभी तक तारीख रही है, तमाम चीज़ों की वायलेशंस की हैं, जिस तरीके से अटैक कर दिया गया था हमास पर जिस वक्त निगोसिएशंस चल रही थी, और इसमें यूएस जो है वो बैक करता रहा है इजराइल को, अब तक सपोर्ट करता रहा है। तो आप समझते हैं इसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट का एलिमेंट है उसको किस तरह से ये एड्रेस किया जाएगा? जी हमना, मेरे ख्याल में इसमें 4 बड़े आप टेक अवेज हैं जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। पहली तो बात है कि जंग बंद नहीं हो रही थी। आप देख लें जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक कितनी तबाही हो चुकी है। चलें, इस पे बड़ी बात हो रही थी कि जंग कैसे बंद होगी, जंग तो बंद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, किसी हद तक देर आए दुरुस्त आज कह सकते हैं कि ये जुल्म की अंधेर नगरी ख़त्म होगी, कहर ज़्यादा इलाका है, आप जाएंगे कम से कम उनको कुछ तो सपोर्ट मिलेगी। तो लोग बेचारों एक मजबूरी के अंदर वहाँ पे लोग गज़ा में रह रहे हैं। पहली तो बात ही है। दूसरी बात है हमना, बड़ा टेक अवे जो मेरी नज़र में है, मेरा ख्याल है उस पर डॉक्टर साहब ने नहीं अभी बात की और ना ही मसूद साहब ने बात की है, वो ये है कि सारे मामले को इस तरह देखना चाहिए कि इसमें एक एलिमेंट बहुत बुरे तरीके से मिसिंग है। देखें कहाँ है 1994 का ओस्लो अकॉर्ड 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात है, फ़लस्तीन की स्टेट की इसमें बात ही नहीं 20 नुकात की, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फॉर द टाइम बीइंग इसको देखा जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू पे बहुत ज़्यादा दबाव है इसराइल के। अगर आप अखबारात को देखें, वो खबरें आ रही हो, कहते हैं कि जी मैं बड़े शदीद दबाव में था, आई वॉज अंडर प्रेशर, आई वॉज कॉर्नर्ड, अंडर ड्यूरस मुझे ऐसा करना पड़ा। उसकी कहा जा रहा है कोलिशन कैबिनेट अब टूट जाएगी, कोई हार्ड लाइनर वार मॉन्गर जो है ना वो खुश नहीं है इस बात से। अमेरिका को नज़र आ रहा था कि इसराइल की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नतीजतन कहा गया है कि जो खबरें आ रही हैं कि बड़ा शदीद तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको मजबूर किया कि इस पर साइन करना। वरना देखें ना, एक तो बहुत बड़ी सुबकी तो आमना हुई ना, कोई विक्ट्री तो कोई नहीं हुई। हमास को जो कहा गया था कि जी आप हथियार डाल दें, हथियार तो नहीं डालें ना, अभी तो डिसआर्म करने की बात हो रही है। लिहाजा इक्वल फुटिंग पे बात हो रही है हमास की भी और इसराइल की भी। तो एक बात तो मानी पड़ेगी कि हमास को एक पैरेलल एक ताकत समझा गया और एक मायदा उनके साथ किया गया, अगरचे 72 घंटों में फैसला आना। दूसरी बात है हमना, ये भी जो बात हो रही थी एक है ना, पाकिस्तान को जिस तरह एक मुशावरती अमल में शामिल किया गया, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी बात है। और ना सिर्फ इस रीजन में, बियॉन्ड दैट वो हर मिडिल ईस्ट के मसले में पाकिस्तान को सामने रखा जाएगा, एक बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये हमना कि अब ये रिहेबिलिटेशन जो होनी है ये किस तरीके से होगी। अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि इनिशियली $100 बिलियन जो है ना वो UAE, कतर और सऊदी अरब जो है ना वो पूल करेंगे, ताकि ये पैसा, ये तो तय हो गया, अमेरिका ने एक टका नहीं देना, ये सब कुछ इन्हें खुद करना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात आमना ये है कि जो वाशिंगटन से खबरें आ रही हैं कि जब ये सवाल किया गया कि जी ये तो लास्टिंग पीस तो बात हो नहीं सकती मिडिल ईस्ट में, इसलिए कि फ़लस्तीन की स्टेट बनाने को तो इग्नोर किया गया। और उसने अपने अकॉर्ड में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती, और ने कहा कि जी हम नहीं बनने देंगे इसको। अब अंदर से इतलात आ रही है कि वो शर्त लगा रहा है, वो कंडीशनल कर रहा है इस मामले को नेतन्याहू कि जी इब्राहिम अकॉर्ड में बाकी ममालिक भी शामिल हो मुसलमान, उसके बाद मैं इस तरफ जाऊँगा। देखिए बहुत कुछ तो उसको मिल गया, बहुत कुछ अभी मिलने को है, लेकिन एक बात तय है कि अब जिस तरीके से मुसलमानों का क्लाउड मिडिल ईस्ट के और अरब मालिक का सामने आया, इससे लगता है कि अब अमेरिका और इजराइल अपने तौर पे बड़े फैसले नहीं करेंगे। अगर लास्टिंग पीस वाकई आपको चाहिए तो फिर आपको स्टेक होल्डर के तौर पे फ़लस्तीन के लोगों को लाना पड़ेगा। फिर ये है कि जो अब अंदर से जो लड़ाई शुरू हो जाएगी, माजत के साथ मेरा डर है हमना, हमास और फ़लस्तीनियन टेरिटरी जो है, अब तो नहीं मानते हमास वाले, महमूद अब्बास को तो नहीं लीडर मानते। अब ये कहा जा रहा है कि ये खान यूनुस और गज़ा जो है ना, ये वेस्ट बैंक जिनको वो लीड करते हैं सारे इलाके को, अपना महमूद अब्बास साहब उनके पास जाएगा। वो क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे सवाल है।
दबाव बड़ा शदीद हमास पे है, क्योंकि अब उनको नज़र आ गया है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपने देखा एक जिसको कहते हैं ब्लैंकेट कवर दे दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उनको कहा कि जी आप जो मर्जी करें। उन्होंने कहा कि भी हार्ड फैसले करने जो भी करने पड़े, नेतन्याहू कह रहा है मैं करूँगा। आखिरी बात इंपॉर्टेंट नामना इस सारे मामले में, आखिरी बात इस मामले में ये है कि अभी हमने देखना है कि क्या सारे अरब मुल्क इस बात को मनवाएंगे कि ये एक पैलेस्टाइन की रियासत बननी है। मेरा ख्याल है आमना अगर इसके ऊपर तय चीज़ें नहीं होती तो मेरा ख्याल है फॉर ऑल टाइम्स टू कम मिडिल ईस्ट में अमन नहीं आएगा। ये एक आज आग थोड़ी देर के लिए जो बुझाई गई है, ये फिर आग जो है ना ये दोबारा निकलती रहेगी कहीं ना कहीं से। ये जो अभी एहतशाम साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, जो अभी माजी हम देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हमारे सामने आए, जो सारी सिचुएशन गजा को लेके या बाकी ममालिक को लेकर हुई, उसमें किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है इस प्लान के साथ? और जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि इन चीज़ों को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि ये आगे परमानेंट सोल्यूशन की जानिब नहीं जा रहे इस तरह से। देखिए, जिस तरह के मैं पहले जिक्र कर रहा था और उसको मैं दूसरे अल्फाज में बयान कर दूं कि ये मुनसफाना प्लान नहीं है। उसका मैंने इंटरनेशनल कानून और मैंने आपको चंद लम्हे पहले सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन को भी कोट किया है। दो तीन चीजें इसमें हैं, बड़ी चुपती हुई चीजें हैं, उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है नाजरीन के लिए। मैं कहता हूं कि मुनसफाना नहीं, लेकिन मगर ये मुद्दबराना है, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, सारा इसकी छानबीन की गई है और बाकी तमाम जितने भी ममालिक के सरबराहान ट्रंप से मिले थे वो अपनी तैयारी के साथ मिले थे। उससे पहले उन्होंने आपस में मीटिंग की थी। जी, मैं एक चीज़ और ऐड करूं, अभी आप डॉक्टर साहब से भी जरूर पूछेंगे। देखिए एक चीज़ डॉक्टर साहब, चले मेरा भी सवाल ले लें आमना के साथ साथ। देखिए पाकिस्तान की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, माना मिडिल ईस्ट के मालिक को भी एहसास हो गया है, कतर से माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन साथ साथ लोग कई खदशात का भी इज़हार कर रहे हैं। क्या ये कोई एक जिसको कहते हैं प्लॉ, एक वो तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए इनको लॉलीपॉप दे दिया गया और थोड़े अरसे के बाद फिर इजराइल इस तरह की हरकत करेगा? ओवरऑल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में ये मायदा हो जाना भी बड़ी बात है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए ना, मैं जरा थोड़ा मुकम्मल करूंगा, चाहूंगा कि 3 मिनट में मैं इसको मुकम्मल करूं। इब्तदाई बात ये है कि कोई और चॉइस थी इस वक्त? अगर कोई और चॉइस थी और सारे मुस्लिम ममालिक मिलके जंग में कूद जाते, क्यों नहीं गए वहां फिलिस्तीन में? इन्होंने 6 के करीब अपने 4 जो है इमरजेंसी सेशन किए हैं सरबराहान के, मजम्मत दर मजम्मत, फिर मजम्मत, फिर मजम्मत। उसके अलावा क्या किया है? कोई पाबंदी लगाई है? कोई सफारती ताल्लुकात खत्म किए हैं? कोई अपने पैसे भेजे हैं वहां उनके लिए, उनके खाने पीने के लिए और उनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए? कुछ भी नहीं। और न ही उसमें कोई दबाव डाला है, अपनी फिजाओं को बंद नहीं किया, ये हम गुफ्तगू करते रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कोई तो वजह होगी, कोई तो प्रेशर होगा जो इस वक्त बहरी बेड़े लगे हुए हैं। चलें डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आया, मैं मसूद साहब की तरफ चलती हूँ। मसूद साहब, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे सारी सिचुएशन में? अगेन हम वही ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन या कोई चॉइस भी नज़र नहीं आ रही, ताकि वहाँ पे जो जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि जो किलिंग्स हैं एटलीस्ट वो तो रुकें, जो उनकी सफरिंग्स हैं वो तो रिड्यूस हो। जी हाँ, देखें कि ये काबिल अमल है, मंसूबा है और इसमें और माकूल मंसूबा हम कह सकते हैं, और जहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के इंश्योर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे, सिंस वो हेड कर रहे होंगे वो सुपरवाइजरी बोर्ड को। सो इजराइल को वो मजबूर करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। एक तो वो चीज़ है। सेकंड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो इम्पोर्टेंट जो 8 जो मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने अटेंड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी, वो इनका इन्फ्लुएंस इस पे यकीनन होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहेगी कि यहाँ पे जो मसाइब है जो वो रिड्यूस हो, यहाँ पे एड अंदर आ जाए। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करेंगे सिंध और पंजाब के दरमियान। हम देख रहे हैं कि रिफ्ट बढ़ रही है। फैसलाबाद में खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुझ पर तनकीद की गई तो कुछ नहीं कहूँगी, मगर पंजाब पर बात करेंगे तो मरीम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध में कुछ काम करो तो खुशी होगी, पर करो तो सही। उन्होंने मुखालिफिन को मुखातिब करके कहा मशवरा ना दें और अपने मशवरे अपने पास रखें।
इधर से भी हम देख रहे हैं कि लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है। शर्जील नाम मेमन साहब ने इस खिताब को नफरत और इसको कहा कि जी ये तफरका अंगेज़ खिताब है। शाजिया मरी साहिबा ने भी रिएक्ट किया है, वो कह रही हैं कि लीडर खिदमत से पहचाने जाते हैं, धमकियों से नहीं। और आज हमने देखा कि सारे सिलसिले में जो नेशनल असम्बली का सेशन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया है और कहा है कि वज़ीर आला पंजाब अपने जो बयानात हैं, अपने खिताब पर माफ़ी मांगे क्योंकि पार्टनरशिप ऐसे नहीं चलती। उन्होंने कहा कि ये जो कहना हमारा पानी हमारा पैसा हमारी मर्जी, ये क्या तरीका है। इस पर हमारे लिए हुकूमती बेंचेस पर बैठना, नवीद कमर साहब आज ये कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल हो चुका है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बयानात पर माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, दरगुजर कीजिए। और वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं अपोजिशन को, क्योंकि हमारा ये इत्तेहाद कायम है। इसी सारे सिचुएशन पर शामुल हक साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया कादिर खान मंदुखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच कादिर खान साहब। सर ये कहिएगा, ये जो पहले भी देखते रहे हैं बड़े मामलात पे बयानबाजी चलती रही है, थोड़ा सा अगर हम माजी करीब में ही जाएँ तो पहले तकरीरियाँ और तबादलों पे मसला आ रहा था पंजाब में, उस पर वर्किंग रिलेशनशिप मुतासर हो रही थी, बार बार इस पर हम देख रहे थे, बैठकें भी लग रही थी। उसके बाद पानी का मसला आ गया और फिर BISP के तहत जो फंड्स देने थे उस पर मसला, और अब ये सारी सिचुएशन के हम देख रहे हैं कि बयानबाजी तेज़ हो गई है। और अब पीपल्स पार्टी ने फाइनली कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगी मरियम साहिबा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि रिफ्ट बढ़ रही है या ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए मामला, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन खुश ना हो, हम वर्किंग रिलेशनशिप हमारी बेहतर है, अभी भी इत्तेहाद कायम है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब बेचारी की क्या हैसियत है, वो तो एज ए वकील आ गया, वजीर कानून बन गया, उसका सियासत ताली बेहते नहीं पता, नम असम्बली नून से दूर दूर का वास्ता उसकी बात तो छोड़िए। अब आइए मरियम नवाज साहिबा की तरफ हो। मरियम नवाज साहिबा ने जो 2-3 बातें की है कि मैं पहले खामोश थी, अब खामोश नहीं रहूंगी। पहला सवाल तो ये, पहले खामोश क्यों थी? क्योंकि अब्बा हुजूर को जो फॉर्म 47 दिखा दिए, 45 तो वो तो नहीं जीते थे, चचा हुजूर नहीं जीते, ये खुद नहीं जीती, तो फिर उसके बाद जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी का सहारा लिया है। पीपल्स पार्टी ने उनको 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। अब चूंकि खसूसी सीटें लेके और PTI के लोगों को नायल करके तोड़ के अपनी अक्सरियत बढ़ाने के लिए अब उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, इस वजह से वो अब बोली, पहले नहीं बोली। तो एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये कहती है कि जो बैरून मुल्क से कर्जा मांगे या वो इमदाद मांगे वो बाइज्जत आदमी नहीं होते। हम तो बाइज्जत समझते हैं, हम नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत समझे। उसने कर्ज उतारो मुल्क सवारा का स्कीम शुरू किया था 1999-97 में। हम तो शहबाज शरीफ साहब को भी बाइज्जत आदमी समझ रहे हैं, जो पिछले 3 साल से कच्छ को लेके दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा। हम तो बाइज्जत समझ रहे हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान को जरूरत है। और शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप भी आपको याद दिला दूं कि मैं मांगने नहीं आया हूँ मगर मजबूरी है, तो मैं फिर भी बाइज्जत आदमी समझता हूँ। इस वजह से कि PTI की हुकूमत ने जो मुल्क को कंगाल रखा, ऊपर से सैलाब आया, ऊपर से जो ना वो इससे पहले जो कोरोना आया था, तो यकीनन मईशत हमारी तबाह हुई थी, तो हम तो बाइज्जत आदमी समझते हैं। आज अगर दुनिया की वजह से एक मरतबा फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आया और हिंदुस्तान ने भी नहरें खोल दिए, तो बैरूनी इमदाद मांगना तो हमारा हक है और इसमें कोई बेइज्जत आदमी नहीं होते, बाइज्जत ही होता है। तो पहली सवाल तो ये। दूसरी बात, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर एतराज की है कि मैं 20-25 हजार नहीं दूंगी, 10 हजार नहीं दूंगी, मैं तो 10 लाख दूंगी। आप मुझे बताओ 10 लाख अभी तक एक आदमी को 1 रुपए दिए और 60 से 70 लाख जो ना वो डिस्प्लेस है या दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मच्छर की बरमार है, खुश जमीन नहीं है बैठने को, और वो कहते हैं मैंने 10 लाख देना है। तो कब देंगे आप 10 लाख रुपए और कहां से देंगे? जरा आप बजट तो ऐलान तो कर दो ना कि 10 लाख रुपए 60 लाख तो कितने हो गए? मेरे कैलकुलेशन में तो नहीं आता, कैलकुलेटर में आप ही हिसाब लगा ले। कादर साहब एहतशाम बोल रहा हूँ, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करवा दी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाली बात मुझे भी याद आ गई। वो $700 मिलियन इकट्ठा हुआ था, वो आज तक नहीं पता चला वो कहाँ गया। वो इनकी PML की गवर्नमेंट में हुआ था, पहली गवर्नमेंट में। दूसरा ये कि अभी जो जिस बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, पहली तो बात है ज़ाती तौर पे मुझे बिल्कुल आमना ये अच्छा नहीं लगा
कि ये सूबाइयत को भड़काने वाली बात है कि जी हमेशा कहा जाता है पंजाब इस तरह की बात नहीं करता, छोटे सूबे करते हैं। आपने बातें शुरू कर दी है जी पंजाबी के बारे में, पंजाब के बारे में ऐसी बात करेगा तो मेरा ख्याल है ये कतई तौर पर करने की ज़रूरत नहीं थी। सवाल इस वक्त कादर मंदोखेल साहब ये है कि इस वक्त दोनों सियासी जमातें जो है ना उनका ढीला डाला से एक मामला चल रहा है, वो कोलेशन भी चल रही है, आप हट जाएंगे मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा आप हुकूमत का चलना। अब लोग कह रहे हैं कि बड़ी हद तक जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के हवाले से, ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से और जो इक्वल फंडिंग मानी गई थी MNAs MPs के लिए वो भी दे दी गई, तो असल झगड़ा किस बात पे है? अब ठीक है वो अपना पैसा खर्च कर रही हैं जैसे मर्जी कर रहे हैं, BSP का आप कर रहे हैं, ठीक है आप अपने सूबे को बनाना चाहते हैं जिस तरह बनाएं, तो इस पर तो मेरा ख्याल है झगड़ा नहीं होना चाहिए कि जी वो अपने फंड से अगर बिजली की कीमत कम कर रही है तो मेरा ख्याल है इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है जी? दूसरी बात वो कहता है मेरे पैसा है मैं करूं, भाई कौन सा पैसा है आपका? टेक्निक ने आपको अभी 2 महीने पहले जो 1258 अरब रुपए दिए चचा मियां ने, वो क्या आपके पैसे थे? वो तो पाकिस्तान के पैसे थे और चारों सूबों का था। बाकी तीनों सूबों को 1 रुपए नहीं दिए। आज आप कहती हैं मोटरवे में अपने पैसों से बनाऊंगी, कहां से बनाएंगे आप? 1258 अरब रुपए अड़प करने के बाद आप कह रहे मेरे पैसे। और आपने गंदम पे इनका एक वजीर अफाशी कोई फिरजादा है वो मेरे साथ बैठा हुआ था, उन्हें गंदम पे पाबंदी लगाई है। ये पंजाब का है, ये पंजाब मजाब के जो है ना रेट क्यों लगा रहे हैं? सिंध से 89% गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो सिंध गैस मना करे फिर तुम्हारे कारखाने क्या जाएंगे? बलूचिस्तान पख्तूनख्वा से जो प्रोडक्शन है, हम ये बातें नहीं करना चाह रहे। आपने पता नहीं कहां से जो है ना, हम तो आपको बड़े शरीफ समझ रहे थे, आप पोलिंग दीवी क्यों बन गई? इस वजह से कि आपके बारे में, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये मजबूर होते हैं तो पांव पकड़ते हैं और जब मजबूरी निकले तो गले पकड़ते हैं। अभी तक आप खामोश थे, इस वजह से पीपल्स पार्टी साहब आपको क्या लगता है ये आजम नजीर तारड़ की माफी के बाद आप नहीं समझते कि मेरा ख्याल है कोलिशन पार्टनर जो है वो जारी रहने चाहिए? देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि जो हमारे आजम तारड़ साहब है, मेरे बेटी भाई है, उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। वो एक वकील था, उन्होंने जाके कानून के लिए कानून बन गया, ना वो मुस्लिम लीग में था, ना उसको कोई सियासी तजर्बा है, उसकी किसी बात की ना हमको इज्जत समझते ना उनके ऊपर भरोसा करते। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, मुझे एक बात बता दे, गंदम पे आपने पाबंदी लगा ली, आप क्या सूबाइयत को आवाज दे रही हो आप? फिर सिंध भी अपने प्रोडक्शन पे पाबंदी लगा ली, फिर क्या होगा? तालिया वो पूछेंगे? न करो ये बातें। हमने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, तो मैं ये समझ रहा हूँ मरियम बीबी को बेनजीर का नाम क्यों पसंद नहीं है? इस वजह से बेनजीर तो बनना चाहती है मगर बेनजीर का नाम पसंद नहीं है। पिछले असेंबली में मैं खुद मौजूद था, हमने करारदाद पेश की है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट चूंकि नया एयरपोर्ट बन गया, पुराना शिफ्ट हो गया, ऑलरेडी बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आप उसको रखे नहीं, आज तक नहीं रखा। कादर साहब ये जो आपके तहफ्फुज़ात हैं, ये जो शिकायत हैं, ये सिर्फ मरियम साहिबा तक ही महदूद हैं या प्राइम मिनिस्टर तक भी हैं, उनसे भी कुछ आपको शिकायत हैं? और अब जो वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ, वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर बेहतर हो सकता है? देखिए मैं एक चीज ये बताऊं आपको कि इस तरह लेजे की वजह से तो कभी बेहतर नहीं होगी। और मुस्लिम लीग नून का ये खाम ख्याली है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की तरफ धकेलेंगे तो ये जाके हुकूमत करेंगे। ये बड़े बड़े डिक्टेटर जनरल आ गए तो उनका क्या असर किया पीपल्स पार्टी ने, वो आपको याद नहीं है? चाहे मुशर्रफ हो चाहे ज़िया-उल-हक हो, ये याद नहीं है इनको? ये नहीं पीटीआई की से वास्ता पड़ा इनको, पीपल्स पार्टी से नहीं पड़ा कि हमने 600 से ज्यादा घोड़े का है, हमने 500 गार्ड देखे, हमने शहादत देखी है। इनने क्या देखे? मच्छर जिसे रोना आता था वो देखा है जो लांडी जेल में थे। सवाल ये हम उस तरफ ले जाना नहीं चाह रहे, हम ये चाहते हैं कि बीबी आपको अचानक पोलिंग दीदी का रूप आपने क्यों अख्तियार किया है? आपको अगर पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया नहीं मानो, ये इतना बेलगाम क्यों हो गई? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेनजीर कम सपोर्ट के तहत 2022 में इसी सूबे में आपने 25-25 हजार तकसीम के, आज कौन सी पड़ गई आपके ऊपर? आप मुझे बता दो कि ये चचा आपका कचको लेके पूरी दुनिया में भीख मांगता रहता है, आप कहते हैं बाइज्जत आदमी नहीं होता है। यही आपके वालिद 97 में कर्ज उतार मुल्क के भीख मांगता रहा, वो बाइज्जत आदमी नहीं था? हम तो समझते, हम तो वो भी बाइज्जत आदमी था, शहबाज शरीफ भी बाइज्जत आदमी है, ये पता नहीं उसकी क्या मायने निकालते। सवाल ये, जब आपका काम निकल गया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब आपका पाम फंसाते तो आप पांव पकड़ते हैं, जब आपका काम निकलता है तो आप गले में आता है, लेकिन ये गला आपको महंगा पड़ेगा। मरियम बीबी, ये पीपल्स पार्टी है,
आपने पीटीआई की चंद लोंडों से आपका वास्ता पड़ा है, आपका पीपल्स पार्टी की जालों से वास्ता नहीं पड़ा है। आपको पता चल जाएगा कि सियासत और अपोजिशन होता क्या है, जरा उस दिन का इंतजार करें। चले मंदोखेर साहब, आपको क्या लगता है कि ये आपके इख्तलाफात लगता है कि आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को पीएम लेवल तक जो है ना समझा जाएगा और कोई खुदा ना खास्ता खतरा तो नहीं है कोलिशन को? देखिए, मैं आपको बताऊं मोहतरम कि मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं मुंह फट आदमी हूं, बात खुली खुली करता हूं। पीपल्स पार्टी की जरूरत अब नहीं है इनको टोटल 8 सीटों का कैलकुलेशन, आज के कैलकुलेशन में अगर आपके सामने रखो 8 MNA चाहिए 169 के लिए, जो वज़ीर आज़म का सीट होता है, और 8 में से पीपल्स पार्टी और जमीयत दोनों निकाल के तो टोटल 8 चाहिए। 30-40 तो पीटीआई के लोग अंदरूनी खाना मिले हुए हैं, जो नहीं मिले हुए हैं उनको नायल करके वो सीटें भी हड़प कर रहे हैं। तो इनको अभी जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की। ये अभी ये समझ रहे पंजाब हमने फतह कर दिया, अभी सिंध बलूचिस्तान की तरफ और पख्तूनख्वा की तरफ मार्च करते हैं। ये इनके खाम ख्याली है। मैंने कहा दोबारा ना, इनको जालों से वास्ता नहीं पड़ा, इनका डिक्टेटरों से वास्ता नहीं पड़ा, इनको जो ना चंद ये पीटीआई के जो ना से वास्ता पड़ा है, वो ये समझ रहे यही अपोजिशन है। इनको पता ही नहीं है कि आप समझ रहे हैं मिसकैलकुलेशन है, और आप लोग इस चीज से आगाह हैं, आपकी स्ट्रेटजी भी इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। मैं आपको बताऊं चैलेंज के साथ, आज पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, 10 दिन में वफाक और पंजाब संभाले तो सियासत छोड़ दूंगा जिंदगी भर के। थैंक यू सो मच। कादिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इत्तेशाम साहब भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गोल्ड प्राइसेस हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, कहाँ जाके स्टॉप होंगी, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के बड़े शहरों के शादी हॉल्स में मंजरनामा कुछ बदल गया है। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां कभी दुल्हन भारी भरकम सोने के जेवरात से लदी होती थी, अब ज्यादातर खानदान नकली या चांदी के जेवरात पर गुजारा कर रहे हैं। वजह साफ है, सोने की फी तोला कीमत 4 लाख रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है और तज्जियाकार खबरदार कर रहे हैं कि आइंदा महीनों में ये और भी ऊपर जाएगी। इसी वजह से कराची और लाहौर के ज्वेलरी मार्केट्स में वो गहमा गहमी नहीं रही। खरीदार अब 10 तोले के बजाय महज 2.5 से 3 तोले खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शादियों में रस्में तो बाकी हैं, लेकिन अब दुल्हन को असल सोने के जेवरात देना ख्वाब बनता जा रहा है। जूलर्स ये कहते हैं कि अब ज़्यादातर सेल नकली जेवरात की हो रही है, जबकि पुरानी नस्ल याद करती है कि 80 और 90 की दिहाई में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी सोना शामिल था। खानदानी दबाव और महंगाई का बोझ वालिदैन को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक बेटी के लिए सोना खरीदा तो दूसरी के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सोने की दौड़ जारी है। मरकजी बैंक ज़खायर बढ़ा रहे हैं, डॉलर कमज़ोर हो रहा है और जोग्राफियाई कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अब जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जा रहा है, ऑब्वियसली उनकी तो अब हम देख रहे हैं कि उनके लिए बहुत अच्छे दिन हैं और आगे किस तरह से मामला बढ़ेंगे। इसी पर ये चौधरी अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमी एक्सपर्ट, उनसे तज्जिया भी लेते हैं इस मामले पर और ख़बर क्या है वो भी जानते हैं। चौधरी साहब ये कहिएगा, अभी तक तो जो हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन, एक आम इंसान के लिए जब शादी ब्याह के मामला थे उसमें तो सोना देना एक उसके लिए बड़ा, उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं रही, लेकिन जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4 लाख तक पहुंच चुका है और इस साल के एंड तक आप इसको कहां पर देख रहे हैं और इसमें फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं गोल्ड प्राइसेस में जो सर्ज हम देख रहे हैं उसमें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, गोल्ड जहाँ तक ज्वेलरी के इसके इस्तेमाल की बात है या जो हमारे मशरिक में या इंडो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे तो शुरू से ही गोल्ड एज ए ज्वेलरी यूज होता रहा है, दीगर ममालिक में भी, लेकिन हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौक़ों के ऊपर जो है ना वो गोल्ड जो है वो दिया जाता था। अच्छा, उस वक्त भी नीयत वालिदैन की बहरहाल यही होती थी कि ये एक टाइप ऑफ एसेट है, जिस तरह ज़मीन की जो है वो कीमत कम नहीं होती तो गोल्ड की कीमत भी कम नहीं होती, तो वो ज्वेलरी और गोल्ड की सूरत में दे दिया करते थे। राइट नाउ जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत चेंज हो रहे हैं, क्योंकि गोल्ड जो है दिस इज़ वन ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल में जो है ना इसका शुमार होता है और बहुत ही मतलब कम तादाद में जो है ना वो ये एक्सप्लोर होता है। इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ज़खायर अमेरिका के पास हैं, तकरीबन 8000 टन, और उसके बाद फिर दीगर जो ममालिक हैं वो बड़े अमेरिका के मुकाबले में कहीं पे भी नहीं है। जो दूसरे नंबर पे जर्मनी है उसके पास जो है वो 3000
टन के करीब हैं। तो ये सोने की कीमत में जो इस वक्त का जो इजाफा है, उस सबसे ज्यादा उसका जो वजह है वो डॉलर की वीकनेस है। ये डॉलर ये अमेरिका की इंटरनेशनल मईशत के ऊपर कम होने वाली असर का जो है वो एक सबूत है कि दुनिया की मईशत के ऊपर अमेरिका का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में जो है ना वो गोल्ड बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर रहे हैं, अनलाइक जो है वो अदर जो करेंसीज हैं उनके मुकाबले में इतना ज्यादा नहीं कर रहा। दूसरा जो है वो अमेरिका में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी नीचे की तरफ जो है वो आ रहे हैं, और जाहिर है जब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे की तरफ होते हैं या नीचे की तरफ डाउनवर्ड का सेंट्रल रिजर्व बैंक जो है वो करता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो गोल्ड की तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट लोगों की जाती है। दूसरी जो इसकी जो वजह है वो ये है कि इसमें जो बड़े ममालिक हैं, जिनमें चाइना, इंडिया, रशिया, ये ममालिक, जर्मनी, ये 3-4 ममालिक ऐसे हैं जो कि अपनी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में अपने ज़खायर को इजाफा जो है वो इसमें कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो उसमें ये जो इंटरनेशनल माहौल है, खास तौर पे जो फलस्तीन की जो जंग के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो इस वक्त हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया के ऊपर जो मुसल्लत है इसराइल फलस्तीन तनाज़ा, जब तक ये तनाज़ा मुस्तकिल हल नहीं होता, इसी तरीके से अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो भी चलती रहती है, तो वो भी जो है वो गोल्ड की प्राइसेस उसकी वजह से भी नीचे नहीं आएंगी। अच्छा। और आखिर में जो है वो मैं आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बात करूं, देखें जो फोरकास्ट की जा रही थी वो तो ये था कि दिसंबर तक जो है वो पाकिस्तानी 4 लाख रुपए को 1 तोला जो है वो टच करेगा 24 कैरेट का, लेकिन बहुत ही जो है ना वो सरप्राइजिंगली ये बहुत पहले 2-3 महीने पहले ही जो है ना वो ये 4 लाख को टच कर चुका है। तो इसी हिसाब से अगर ये मजीद बढ़ता रहता है ना, तो मुझे लगता है कि ये तकरीबन 4,50,000 तक बाय एंड ऑफ दिसंबर जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगेन इसमें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, सॉरी जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि जो है वो बड़ा अपना जो इंटरनेशनल हालात हैं वो बड़े आपने कंसीडर करने हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी किस तरफ जाती है, इंटरनेशनल हालात किस तरफ जाते हैं, तो अगर तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो जैसे भी गजा का एक प्रपोज्ड प्लान दिया गया, और अगर ये जंग बंदी सीज फायर हो जाती है गजा वाली सिचुएशन का, तो इसका किस हद तक इम्पैक्ट आएगा ये गोल्ड प्राइसेस? ये इसका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट अमेरिका से ताल्लुक है, और अगर अमेरिका इस जंग को बंद कराने में और इसका मुस्तकिल हल जो हमास को भी कबूल हो, दीगर ममालिक को भी कबूल हो, वो अगर ये सामने आ जाता है तो सोने की कीमतों में सब्सटेंशियल कमी आ सकती है, क्योंकि इस वक्त जो गोल्ड है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो इंटरनेशनल जो इन्फ्लेशन है या ये जंग का जो माहौल है ना, ये ज्यादा फ्यूल अप कर रहा है गोल्ड की कीमत को जो है ना वो बढ़ाने में। और अगर ये स्टेबिलिटी आ जाती है तो बिल्कुल ऐसे गोल्ड की प्राइसेस गिरेंगी जैसे ये स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान की कभी कभी खबरों के ऊपर एकदम से नीचे आ जाती है। तो फिर अभी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इसका मतलब है ऑब्वियसली एक प्रपोज्ड प्लान तो सामने आ चुका है और इस पे तमाम फरीकैन भी राजी हैं, तो फिर गोल्ड की प्राइसेस जो 4 लाख अभी मौजूदा है और जिसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो बाकी हम एक्सपर्ट्स देख रहे हैं उनकी फोरकास्ट भी सुन रहे हैं, तो 4.5 लाख के बजाय ये रिवर्स को किस हद तक रिवर्स तक आ सकती है अगर रिवर्स किया जाती है? ये अगर जो है ना, मैं इस तरह की कंडीशन बता रहा हूँ कि जो कि अब बज़ाहिर इस वक्त इम्पॉसिबल नजर आ रही है, तो अगर तो वो नजर आ रही है तो फिर तो 3.5 लाख और 3 लाख तक भी जो है ना सोना वापस आ सकता है अगर ये जो फलस्तीन और इसराइल वाला मसला हल हो जाता है। अदर थिंग्स रिमेन दी सेम, क्योंकि उस सूरत में डॉलर को पर लग जाएंगे। अभी इस वक्त डॉलर ग्लोबली भी जो है ना वो नीचे जा रहे करेंसीज के मुकाबले में। वंस दैट इज सेटिस्फाइड तो समझे आप ये रशिया और चाइना वगैरह जो है ना उनकी करेंसी के मुकाबले में डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, तो दैट विल क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट। लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। चलें, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे और गोल्ड प्राइसेस के हमारे नाजरीन हैं जो इस हवाले से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बड़े आपने सारा एनालिसिस सामने रख दिया। अब आप खुद सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।